Hello students, today in this video we are going to learn some important tips about the reading comprehension, how to solve the unseen passage, how to solve a broad unseen passage and something text material और how to make notes। ये सब बातें कैसे हम अच्छी अनसीन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या टिप्स हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये साबित होगा। आइए शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में अब तक हम 3 वीडियो आपको जारी कर चुके हैं। उन 3 वीडियो में हमने जो बताया आपको, बहुत कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको बताया, उसका थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे। इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो आपको फोकस है व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अनसीन पैसेज जो आती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और नोट मेकिंग भी इस कॉम्प्रिहेंशन में आती है, पर इसको हम अभी इस पार्ट में नहीं लेंगे। अभी हम अनसीन पैसेज की इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप समझ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे क्या होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ रिटन टेक्स्ट। जो भी कुछ लिखा गया है, चाहे वो अनसीन के रूप में हो या बुक्स में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, स्टोरी हो, उसको समझने की क्षमता, योग्यता हमारे अंदर है, तो उसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और वो आपके अंदर कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी है, ये साबित करता है कि आप कितना अच्छा तरीके से उस अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं तो मान के चलिए आपकी इंग्लिश लर्निंग बहुत अच्छी चल रही है, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी है और आप रीडिंग को अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आपके नंबर कम आते हैं तो आप मान लीजिए कि आप में बहुत कुछ आपको और करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपटीशन में भी आगे आपको आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ क्या, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ रिटन टेक्स्ट। ठीक है ना। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ रिटन टेक्स्ट मीन्स अब जो लिखा हुआ है, चाहे वो अनसीन हो या कुछ भी हो, उसको समझने से क्या मतलब है, उसको समझने की एबिलिटी से क्या मतलब है, उससे मतलब है एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। जो भी उस अनसीन में इंफॉर्मेशन दी है उसको हम प्रभावी तरीके से, जितना संभव हो उस तरीके से, किस प्रकार से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, ये होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये किसी भी पेपर का सबसे बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि ये पता लगता है कि आपके अंदर इंग्लिश को समझने की कितनी अच्छी क्षमता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो 3 वीडियो में अब तक हमने आपको बताया है, शॉर्ट में जल्दी से। पहले हमने आपको बताया था व्हाट इज रीडिंग, कि रीडिंग क्या होती है। रीडिंग कैन बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट वेज, एज अ स्किल, एज अ प्रोसेस और एज कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग एक प्रोसेस होती है, भिन्न भिन्न तरीके से ये कौशल हो सकता है, समझने की क्षमता हो सकती है। रीडिंग इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और आइडियाज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी इंफॉर्मेशन या आइडिया दिया गया है उस अनसीन पैसेज में या किसी टेक्स्ट बुक में, स्टोरी में, उसके अर्थ को समझना, उसकी, तो ये एक लैंग्वेज की प्रोसेस होती है। हम किस तरीके से उस अर्थ को समझ सकते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि द राइटर इनकोड्स मैसेज थॉट एंड लैंग्वेज। जो लिखने वाला है, जिसने अनसीन लिखी है या टेक्स्ट बुक लिखी है, स्टोरी लिखी है, वो अपनी भाषा में अपने मैसेज या थॉट जो उसके हैं उनको वो इनकोड करता है, यानी लिखता है, उसको इनकोड कहते हैं। और जो पढ़ता है, या हम लोग जब अनसीन सॉल्व करते हैं तो हम रीडर हैं, तो द रीडर डिकोड्स लैंग्वेज एज थॉट मैसेज। तो जो रीडर है
वो उस विचार या मैसेज जो उस अनसीन में दिया है उसको वो अपने तरीके से समझता है। तो इसलिए ये प्रोसेस होती है, राइटर इनकोड करता है, रीडर उस लैंग्वेज को, उस मैसेज को डिकोड करता है। तो ये एक रीडिंग प्रोसेस होती है, ये हमने आपको बताया। फिर हमने पर्पस ऑफ रीडिंग का बताया कि रीडिंग करने के उद्देश्य क्या होते हैं। वाई एम आई रीडिंग दिस टेक्स्ट, मैं इस टेक्स्ट को क्यों पढ़ रहा हूँ, अनसीन को क्यों पढ़ रहा हूँ, स्टोरी को क्यों पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग द टेक्स्ट जस्ट फॉर प्लेजर और फॉर एनी अदर पर्पस, क्या मैं इस टेक्स्ट को केवल आनंद प्लेजर के लिए पढ़ रहा हूँ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पढ़ रहा हूँ, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ या केवल प्लेजर के लिए पढ़ रहा हूँ, स्टोरी या नोवेल की तरह। What am I supposed to do after reading the text? इसको पढ़ने के बाद मैं क्या समझता हूँ, क्या मानता हूँ, क्या होगा। Are there any follow-up questions asked reading the text? क्या इस रीडिंग को पढ़ने के बाद कोई फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे? इफ यस, यदि हैं तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दे, तो वे किस प्रकार के प्रश्न हैं। जब अनसीन पैसेज हम पढ़ते हैं तो हमको अनसीन के साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। तो ये प्रश्न आता है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हैं, तो ये भी आपको समझना है। तो ये पर्पज ऑफ रीडिंग था। फिर हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग बताए कि जो रीडिंग जब हम करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारी फोनेमिक अवेयरनेस बढ़ती है, हम किस प्रकार से किसी का वर्ड का साउंड क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये हमको पता लगता है। हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, वोकेबलरी हमारी कितनी अच्छी है, ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है रीडिंग में। कॉम्प्रिहेंशन, समझ, किसी रीडिंग को कितनी अच्छी हमारे अंदर समझ कितनी है उसको पढ़ करके, ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। फिर हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ रीडिंग। अलाउड रीडिंग होती है, साइलेंट रीडिंग होती है। जोर से पढ़ना अलाउड रीडिंग होती है, आपकी क्लासेस में टीचर कराते हैं। साइलेंट रीडिंग तो चुपचाप पढ़ना, ठीक है। पोइम को जब प्रोनाउंस कराते हैं, क्लासेस में बुलवाते हैं, तो अलाउड रीडिंग भी कराते हैं, उसके बाद साइलेंट रीडिंग भी होती है। प्रोसेस ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। और हमने महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक ऑफ रीडिंग्स आपको बताई पिछले वीडियो में, जो भी आप देखे हैं, कि स्किमिंग होती है, स्कैनिंग होती है। स्किमिंग में हम किसी भी महत्वपूर्ण बात को उसकी क्रीम निकाल लेते हैं। स्कैनिंग में किसी जो मेन थॉट है उसको स्कैन करते हैं या वर्ड को स्कैन करते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अच्छे से। फिर हमने ये बताया हाउ टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो टेक्निक्स थी, गुड कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक्स जो है वो हमने आपको बताई। स्किमिंग होती है, स्कैनिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। हमने स्पीड रीडिंग के ऊपर भी आपको वीडियो बनाया है। स्पीड रीडिंग के बारे में आपको बताया किस प्रकार से हम रीडिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और बेहतर एक स्टैंडर्डाइज स्पीड क्या होती है। द एवरेज रीडिंग स्पीड इज 250 वर्ड पीएम विच कैन बी इंक्रीज अप टू 15,000 WPM बाई प्रैक्टिस। 250 शब्द पर मिनट रीडिंग स्पीड, ये एक एवरेज होता है। और यदि हम लगातार प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो इसको हम 1500 वर्ड पर मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई चीज़ को हमको याद रखना है तो फिर रीडिंग फॉर मेमोराइजेशन होता है। स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन के लिए पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे वो चीज़, ताकि हम एग्जाम में लिख सकें। तो वो 30 to 50 वर्ड पर लिमिट, इसका एक क्राइटेरिया होता है। यदि रीडिंग फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो 100 to 150 वर्ड पर लिमिट होना चाहिए। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जब हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, तब स्पीड कितनी होनी चाहिए, 200 to 250 WPM, 200 से 250 शब्द पर मिनट। ये आपको स्पीड डेवलप करनी है। यदि आपके अंदर नहीं है तभी आप रीडिंग अनसीन पैसेज को अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम किसी को स्किमिंग करते हैं, महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई व्यक्ति, तो न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता है, पूरा थोड़ी पढ़ता है, उसकी स्किमिंग करता है, वो हेडलाइन पढ़ता है, महत्वपूर्ण बातें पढ़ता है, तो वो स्किमिंग होती है। तो उसके लिए उसकी स्पीड कितनी होती है, 400 to 700 WPM, क्योंकि यदि इतनी स्पीड ना हुई तो फिर वो अखबार को कितना पढ़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे थोड़ी पढ़ेगा। तो इतनी स्पीड वो लोग डेवलप कर लेते हैं। तो आप भी हैबिट बनाएं, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। फिर हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। थर्ड वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो प्रोज अनसीन पैसेज होती हैं
दुनिया में जो भी प्रकार की राइटिंग होती हैं, ऑल राइटिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सभी राइटिंग्स जो है वो दो तरीके में कैटेगरी होती हैं, प्रोज और पोइट्री। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग? प्रोज और पोइट्री जो फॉर्म होती हैं, जिनके अनसीन पैसेज हमारे लिए आती हैं पेपर में, उनके दोनों फॉर्म्स में क्या अंतर होता है, ये हम थर्ड वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर हमने ये भी बताया था आपको थर्ड वीडियो में, पार्ट 3 में, वेराइटीज ऑफ प्रोज। प्रोज की कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं जो अनसीन पैसेज हमारे लिए आती हैं। वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होते हैं, नैरेटिव पैसेज हो सकते हैं, एक्सपोजिटरी पैसेज हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज हो सकते हैं, पर्सुएसिव पैसेज हो सकते हैं। ये सारे पैसेज के बारे में हम डिटेल में वीडियो के पार्ट 3 में हम बात कर चुके हैं। ये हम इसलिए रिकैप कर रहे हैं तो आपका एक माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। लेंथी पैसेज आता है, बड़ा पैसेज आता है, बड़ी क्लासेज में आता है, 12th स्पेशल इंग्लिश या 12th में थोड़ा लेंथी आता है। इसके बाद जो कंपटीशन होंगे उसमें तो और भी 5, 6, 7 पैराग्राफ के अनसीन पैसेज आते हैं। शॉर्ट पैसेज आते हैं, 9th 10th में आते हैं, जिनमें 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ होते हैं। इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं, या तो इनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इस तरीके के, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वोकेबलरी क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चंस आते हैं, इडियम वर्बल फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये बातें हम आपको बता चुके हैं। फिर अब इस वीडियो में हम आते हैं सम अदर टेक्निक। इतना सब हम पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ और टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अनसीन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अनसीन आप जानते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने की योग्यता या समझ। कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य केवल छात्र को पैसेज समझने की योग्यता का कोई चेक नहीं करते हैं परीक्षा में, बल्कि उसकी वोकेबलरी और उस पैसेज को समझ करके किस प्रकार से वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें उनके सही उत्तर वो दे सकता है, इस योग्यता को जांचा जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन लेंथी पैसेज, शॉर्ट पैसेज दोनों तरीके के हो सकते हैं। कई पैराग्राफ हो सकते हैं जिनमें कि डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन में जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के उत्तर होते हैं उनमें ही कॉम्प्रिहेंशन को हमको ध्यानपूर्वक करना होता है, और ऑब्जेक्टिव में तो वोकेबलरी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे कैट हो, जीमैट हो, मैनेजमेंट के कोर्स हों, बैंक वाले हों, सब में 3 से लेकर के 5 अनसीन पैसेज आती हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आपको जब तक आप जॉब नहीं ले लेते तब तक आपको अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सामना करना ही है, ठीक है। तो अब ये सम अदर टेक्निक क्या होती हैं? जब हम अनसीन को पढ़ते हैं तो सबसे पहली टेक्निक होती है कि हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो लेखक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस रीडिंग उस को अनसीन पैसेज को बनाते समय वो हमको समझना चाहिए। वाइल रीडिंग अ पैसेज यू मेक इन्फ्रेंसेस और एजम्पशंस अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑथर। आप किसी भी लेखक की पोजीशन क्या है उस समय, उसके बारे में आप एजम्पशन कर सकते हैं। इज द ऑथर न्यूट्रल और डज ही और शी हैव एन ओपिनियन? ये हमको सोचना पड़ेगा कि उस अनसीन पैसेज में क्या ऑथर न्यूट्रल है, उसका कोई खुद का विचार नहीं है, या फिर डज ही और शी हैव एन ओपिनियन, या उसकी, चाहे वो ही हो या शी हो, उसकी कोई अपनी राय है, ठीक है ना। The author often shows his or her opinion either by adding certain phrases or by adding a value to a bird. तो लेखक अक्सर ये अपनी राय प्रकट करता है अनसीन में, या तो वो कुछ फ्रेजेस जोड़ देता है उसमें अपनी तरफ से, कुछ वर्ड जोड़ देता है। जैसे ही अनसीन के आपने देखा हो, जब भी आप अनसीन पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे उस अनसीन में, लेखक उसमें जोड़ देता है। जैसे लकीली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। वो क्या बताते हैं, ये शो करते हैं कि अप्रूवल और डिस्प्लेजर ये व्यक्त करते हैं कि उसमें जो स्टोरी बताई जा रही है
उसमें कोई व्यक्ति की अप्रूवल कितनी है, उसको डिस्प्लेजर कितनी है, ये सब बातें बताती हैं। कभी कभी अनसीन में सरप्राइज, रिग्रेट, अदर इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें अनसीन में देखने को मिलती हैं जो हमको समझना है। द ऑथर कैन ऑल्सो रिवील हिज हर व्यू पॉइंट बाई एडिंग वैल्यू टू ए वर्ड। जैसे कि यदि वो ये कहना चाह रहा है अनसीन में कि कोई चीज़ बड़ी है, खूब बड़ी है, ठीक है, उसने पहाड़ देखा या कुछ ऐसा दृश्य देखा, और तो वो उस बड़े के लिए क्या शब्द यूज कर सकता है, ह्यूज, जिजेंटिक, ऐसे शब्द यूज कर सकता है, ताकि जो पढ़ने वाला है रीडर वो थोड़ा इम्प्रेस हो इन वर्ड से, ठीक है ना, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि डू यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ ह्यूज, जिजेंटिक का अर्थ क्या है, ह्यूज का अर्थ क्या है, वो जानना चाहता है। तो ऐसे कुछ टिपिकल वर्ड वो देता है। यदि कोई चीज़ छोटी है तो उसके लिए वो टिनी वर्ड यूज करेगा, माइक्रोस्कोपिक इस तरह का वर्ड यूज करेगा, तो आपके ऊपर इसका इंप्रेशन पड़ता है। तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये हमको जरूर पता होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया। जब भी हम अनसीन पढ़ते हैं तो हमको सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई जरूर करना है, तभी हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। All passages have a central idea which becomes very important for us to understand. ठीक है ना, सभी पैसेज में सेंट्रल आइडिया होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको समझना। It is because out of the questions asked in a reading comprehension exercise, most of these relate to the central idea of the passage. जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस अनसीन में, वो निश्चित रूप से जो अनसीन का सेंट्रल आइडिया होता है उससे जुड़े रहते हैं। तो आपको सेंट्रल आइडिया आप समझ गए तो फिर क्वेश्चंस के आंसर मिलना बहुत सरल हो जाते हैं। Therefore, attempting a passage without understanding the main idea of the passage is like fighting a battle without knowing for what it is being fought. क्योंकि यदि आप अनसीन पैसेज का अर्थ नहीं समझेंगे और फिर आप क्वेश्चन के आंसर देने लगेंगे, यदि आपने सेंट्रल थीम उसकी नहीं पकड़ी, सेंट्रल आइडिया उस अनसीन का नहीं लिया, तो ये बिल्कुल वैसी पोजीशन होगी जैसे कि हम किसी से लड़ रहे हैं युद्ध में, पर हमको ये नहीं पता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, लड़ने का उद्देश्य ही नहीं पता है, तो बिल्कुल ऐसी पोजीशन होगी। तो इसीलिए सेंट्रल थीम को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए नेवर रीड अ पैसेज इन हेस्ट, ऑलवेज रीड इट थॉरोली। कभी भी पैसेज को जल्दबाजी में न पढ़ें, हमेशा इसको पूरा पढ़ें। बिकॉज व्हेन यू रीड अ पैसेज कीप आस्किंग योरसेल्फ द क्वेश्चन। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एक प्रश्न अपने अंदर आता है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द ऑथर टू हैव रिटन दिस पैसेज। ये क्वेश्चन आता है कि इस पैसेज को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है। व्हाट इज दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल मी हियर। लेखक मुझे इस समय क्या बताने का प्रयास कर रहा है इस अनसीन में, ये हमको समझना होगा। ए पैसेज पर्टिकुलरली अ लॉन्गर वन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ्स। कोई भी पैसेज स्पेशली कई पैराग्राफ्स में बटा हुआ हो सकता है और हर पैसेज का एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है, कुछ उसका कंटेंट ओवरऑल एक दूसरे से जुड़ा होता है। सो यू शुड केयरफुली रीड द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक हर पैराग्राफ की बिगिनिंग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ऑथर जो हैं वो अक्सर प्रेजेंट देयर कोर कंसर्न्स इन द बिगिनिंग ऑफ इट। उनका जो मुख्य कोर कंसर्न्स होता है, जो वो कहना चाह रहे हैं, वो शुरुआत में पता लगता है। द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ कैन गिव यू इंपोर्टेंट क्लूज अबाउट द ओवरऑल आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत में हम ये महत्वपूर्ण बात होती है, हमको महत्वपूर्ण क्लू मिलते हैं जो कि हमको ओवरऑल आइडिया क्या है उस पैसेज का, इस बात को बताते हैं। तो इस तरीके से हम सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं। यू शुड ऑल्सो केयरफुली रीड द एंडिंग ऑफ ईच पैराग्राफ सिंस द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू वाइंड अप हिज और हर मेन कंसर्न इन दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। दूसरा पार्ट, एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, वहाँ कुछ क्लूज मिलेंगे, फिर लास्ट में जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, जब लास्ट का जो पैराग्राफ है उस अनसीन का, वहाँ लेखक अपना कंक्लूजन करता है, कोई भी जो बात कह रहा है उसको वाइंड अप करता है, खत्म करता है।
तो वो बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ होता है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, वहाँ से आपको सेंट्रल आइडिया पता लग सकता है। Or we can also understand the central idea of a passage by thinking about a suitable title for the passage and making an effort to determine its tune as we read it. जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो आइडिया पता लगता जाता है और इसका टाइटल भी हमको पता लग जाता है। तीसरी बात होती है रीडर एंटिसिपेशन। ये क्या होता है? ये होता है डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो रीडर है वो किसी शब्द का मीनिंग किस प्रकार से डिटरमाइन कर रहा है, ये रीडर का एंटिसिपेशन होता है। ये पढ़ने वाले के ऊपर है, उसको क्योंकि जो राइटर ने इनकोड किया है उसको डिकोड करना है रीडर को। तो इवन रीडर्स हु हैव अ वाइड वोकेबुलरी विल एनकाउंटर वर्ड्स हुज मीनिंग दे डू नॉट नो। कई बार क्या होता है, जो रीडर है उसकी खुद की वोकेबुलरी बहुत है, पर अनसीन में ऐसे शब्दों से उसका सामना होता है, एनकाउंटर होता है जो उसने नहीं पढ़े हैं, जिनको वो नहीं जानता। यू मे हैव ऑफन कम अक्रॉस अनफेमिलियर वर्ड्स whose meaning you were able to guess। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको अनफेमिलियर वर्ड्स मिलते हैं जिनको कि आपको गैस करना होता है कि इसका अर्थ क्या होगा, एक्यूरेटली हम उसको नहीं बता सकते। दिस इज पॉसिबल इफ यू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन मीनिंग एंड फॉर्म। पर यह संभव है यदि आप शब्दों के बीच में, उनके अर्थों के बीच में उनकी जो कौन सा फॉर्म दिया है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म दी है, क्या दिया है वर्ब का, ये यदि रिलेशनशिप आप पता लगा लें तो संभव है कि आप उस अनसीन को अच्छे से समझ सकें। और ये कैसे हो सकता है? यू कैन डेवलप दिस स्किल बाय फॉलोइंग अ मेथड। इसके लिए कुछ मेथड होता है, हम कैसे उस वर्ड की मीनिंग्स को पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलें, स्टेप फर्स्ट ये हो सकता है कि आप डिटरमाइन कर लें कि जो वर्ड है वो किस क्लास का है, यानी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये हमको डिटरमाइन करना है। तो ये पहला स्टेप हो सकता है। दूसरा, इसका जो वर्ड का जो फंक्शन है वो उस सेंटेंस में क्या है, ये हमको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस, दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। किस प्रकार से ये शब्द वर्ड पूरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमको समझना होता है। तीसरा स्टेप हम कर सकते हैं, एनालाइज द कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। हमको जो कॉन्टेक्सचुअल यानी संदर्भित जो बातें हैं, जिस तथ्य में, जिस सर्कमस्टांशियल पोजीशन में ये बात कही जा रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका क्लू को हमको एनालाइज करना है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी फाइंड दिस वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस कॉन्टेक्स्ट में शब्द का यूज हो रहा है वो पॉजिटिव यूज हो रहा है या नेगेटिव यूज हो रहा है। व्हाट द कॉन्टेक्स्ट टेल्स अस अबाउट द वर्ड। कॉन्टेक्स्ट उस शब्द के बारे में क्या कहता है, ये तीसरा स्टेप होता है। चौथे स्टेप में आप यदि सेंट्रल आइडिया पता लगाना चाहते हैं तो ये देखें, सोचें, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस वर्ड एंड ए वर्ड दैट इज फैमिलियर टू यू। क्या ये शब्द जो हमको नहीं आ रहा है उसका उस शब्द से कोई संबंध है जिसको हम गैस कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं। कंसीडर द वर्ड easing in the population in easing rapidly. We recognize the word is in easing and therefore we can easily derive its meaning. Okay. अगला है किस प्रकार से हम पंक्चुएशन, ये रीडिंग को एंटिसिपेशन के बाद नॉन वर्बल सिग्नल्स। कुछ अनसीन में नॉन वर्बल सिग्नल्स भी होते हैं। द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज नॉट ओनली कन्वेड बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, क्योंकि कभी कभी जो अनसीन है या जो स्टोरी टेक्स्ट है वो शब्द के द्वारा अपना मैसेज को कन्वे नहीं करती, नहीं बताती। कभी कभी इसमें नॉन वर्बल साइन भी आते हैं। नॉन वर्बल साइन की कुछ स्टाइल होती हैं, उनके कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें अंडरलाइन किया हुआ हो सकता है, कोई वर्ड इटैलिक्स हो सकता है, तिरछा लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आपको देखना है उस अनसीन में कि ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई सेंटेंस तो नहीं दिया है जिसको कि राइटर जो है वो फोकस कर रहा है और हमको उसका कॉम्प्रिहेंशन करना है। इन वन text italics may be used to emphasize a word. In another text italics can be used for subtitles. तो ये बातें होती हैं, नॉन वर्बल सिग्नल्स का उपयोग होता है जो हमको समझना है। फिर आते हैं पंक्चुएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी अनसीन को समझने के लिए ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन इज पार्सली बेस्ड ऑन ग्रामर।
जो पंक्चुएशन होते हैं वो ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि कॉमा अक्सर प्रयोग किया जाता है। जो दो क्लूज होते हैं, दो क्लू हैं, क्लॉजेज जो है, दो सेपरेट क्लॉज हैं, उनको यदि हम अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो कॉमा का उपयोग करते हैं। If you understand the meaning and usage of punctuation marks, it will be easier to understand the grammatical structure. यदि आप पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल जो है हाइफन कोमा, फुल स्टॉप, ये सब जो इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, तो इनका यदि आप समझ गए तो फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स ऑल्सो इंडिकेट हाउ द ऑथर वांट्स यू टू इंटरप्रेट अ पीस ऑफ टेक्स्ट। जो भी वो अनसीन लिखी हुई है उसमें लेखक क्या चाहता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमको पंक्चुएशन मार्क से पता लग जाता है। जैसे कि यदि कोई लेखक किसी बात को ब्रैकेट में लिखता है तो वो किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। जैसे उसने शी लिखा और शी के ब्रैकेट में वो लिख रहा है माय मदर, तो इसका मतलब ब्रैकेट में कि वो शी जो है वो कौन है, माय मदर है। तो ये पंक्चुएशन के भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये एक टेक्निक है। इसको जब अनसीन को पढ़ें तो पंक्चुएशन को अच्छे से देखना चाहिए, किस प्रकार से पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया है। फिर समराइजिंग, किस प्रकार से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द कंप्लीट कंटेंट्स ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट। पूरी जो अनसीन है, बड़ी अनसीन है, पढ़ना बहुत सरल है, याद रखना वो कठिन है, याद रखना कठिन है। इसी कारण से हमको समराइज करना चाहिए और इसके लिए नोट मेकिंग जो होती है, नोट मेकिंग में हम समराइज करना सीखते हैं। तो नोट मेकिंग एक अच्छी टेक्निक होती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सम टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नंबर कैसे पा सकते हैं अनसीन में। तो पहली बात हम बता चुके हैं, स्पीड आपको बेहतर करनी है। जो भी अनसीन पैसेज है उसको आपको साइलेंटली पढ़ना है एग्जाम में, और साइलेंटली तो पढ़ना ही है, एंड एज क्विकली एज यू कैन, और जितना क्विकली आप स्पीड से पढ़ सकते हैं समझते हुए वो आपको करना है। 2 टाइम्स रीडिंग, किसी भी अनसीन को आप 2 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। पढ़ते समय आप नंबरिंग करते जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें, फिर क्वेश्चंस का आंसर कहाँ होगा उसकी आप नंबरिंग पेंसिल से करते जाएं, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। थीम और आइडिया कैसे पता लगाएंगे ये हम आपको बता चुके हैं। ये टिप्स हैं कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। मेक आंसर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जो भी वर्ड लिमिट में वो पूछता है उसी में आप आंसर दें, शब्द सीमा का ध्यान रखें। अवॉइड इररिलेवेंट एंड लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर और इररिलेवेंट आंसर्स को आप अवॉइड करें, फालतू की बातें न लिखें। कुछ बच्चे अनसीन करते हैं तो किसी क्वेश्चन का आंसर उनको समझ में नहीं आता तो वो 3-4 लाइन लिख देते हैं, इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। जो भी कॉपी जांचता है वो सही नंबर आपके नहीं दे सकता, वो जानता है कि आपको अनसीन समझना नहीं आती। तो आप जितना पूछा है सटीक आंसर ही दें, एक्स्ट्रा उसमें न लिखें। आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट, आपका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। वन हैज़ टू बी अ गुड रीडर, किसी को भी अच्छा गुड रीडर होना चाहिए। डोंट कंसंट्रेट ऑन सिंगल वर्ड्स, जब भी आप अनसीन पढ़ें तो सिंगल वर्ड पर कंसंट्रेशन न करें। ट्राई टू रीड वर्ड्स इन ग्रुप्स फॉर मीनिंग, उस ग्रुप में शब्द को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक वर्ड पर फोकस न करें, तभी आप अनसीन को पढ़ सकते हैं। यदि आप वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। और इन केस ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, यदि आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है तो ट्राई टू गेस इट्स मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो उस कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ है ये आप अनुमान करने का प्रयास करें। ये कुछ टेक्निक हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यहाँ हम कुछ आपको बता रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो एक तो ग्लोबल क्वेश्चंस होते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द टेक्स्ट, जो भी अनसीन दी है उसके बारे में ये जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं रहती। द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें these questions are designed to check the detailed understanding
ऑफ द अनसीन बाय द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो अनसीन को समझ सके अच्छे से, उसके बाद ही वो उत्तर दे पाएगा। द क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। ये सामान्य क्वेश्चन नहीं होते, स्पेसिफिक होते हैं। द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिए रहते हैं, किसी स्पेशल पैराग्राफ में दिए होते हैं, जो कि आपको देखना होता है। फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ये इस प्रकार के इनके उत्तर होते हैं। द आंसर्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर इनके उत्तर देने होते हैं। फैक्चुअल और इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। जो तथ्यात्मक और इन्फरेंशियल, अनुमानिक, जिनमें हम अनुमान लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस क्लोज एंडेड, जिनकी ये क्वेश्चन दे मोस्टली बिगिन विथ हु, व्हेन एंड विच। हु, व्हेन एंड विच से शुरू होने वाले क्वेश्चंस रहते हैं और इनके उत्तर हमको देने होते हैं। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार के जो हैं ये बताते हैं कि लॉजिक ऑफ रियल लाइफ क्या है एंड प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और इसमें आगे क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अनसीन में आते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, यस नो और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, एरर करेक्शन क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अनसीन में आते हैं। बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें इन्फरेंशियल क्वेश्चन आते हैं, एंटीसिपेटिंग क्वेश्चंस रहते हैं, इवेल्युएटिव, क्रिटिकल क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटेंट बेस्ड होते हैं। तो आखिर में आते हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि वोकेबलरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो लैंग्वेज पर ये बेस्ड रहते हैं। दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन टू चेक द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यदि किसी स्टूडेंट की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है, उस भाषा को वो कितना ज़्यादा जानता है, इस प्रकार के प्रश्नों को ये पता लगाते हैं। और दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गुड वेज टू चेक फॉर वोकेबलरी नॉलेज। ये वोकेबलरी नॉलेज को पता लगाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखें, ये कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको दे रहे हैं। यूजुअल टेस्टिंग एरियाज, जो पेपर सेटर होता है या जो एग्जामिनी होता है, जो आपको आपकी कॉपी चेक करेगा, एक तो वो होता है। दूसरा जो पेपर रखता है, जिसने अनसीन बनाई है, तो जो अनसीन बनाता है एग्जामिनर, वो किस प्रकार के क्वेश्चन सेट करता है, वो आप पॉइंट देखें। एक तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली बातें रख सकता है, जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो क्वेश्चन सेट करता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले हो सकते हैं, या वो डाटा, कोई आंकड़ा पूछ सकता है अनसीन में, वो जानना चाहता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि जब भी कोई अनसीन होती है तो उसमें इवेंट्स का सीक्वेंस जरूर होता है, एक के बाद एक घटना आपस में जुड़ी रहती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है उनका आपस में, वर्ड का, ये हो सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि इस चीज़ का क्या कारण है, इसके क्या इफेक्ट होंगे, ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। फीचर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कोई चीज़ दी है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ये वो पूछ सकता है क्वेश्चन में। एम और पर्पज ऑफ समथिंग, या जो उसने चीज़ आंसर में दी है उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपसे जानना चाहता है, तब वो इस तरीके के क्वेश्चन टेस्टिंग एरिया में रखता है। कंडीशंस क्या हैं, कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाले भी, यानी जब उसको दो चीज़ों का कंपैरिजन कराना होता है, कंट्रास्ट, विरोधाभास बताना होता है, तब इस तरह के क्वेश्चन वो सेट करता है अनसीन में। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस रखता है, रीजन वाले क्वेश्चन रखता है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर ओपिनियन वाले रखता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ समथिंग, किसी बात के गुण और दोष क्या हैं वो आपको अनसीन से छांट करके लिखने होते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन वो रखता है। डेट्स, प्लेसेस और नेम्स वाले, ये डेट क्या थी, जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो डेट क्या थी, स्थान क्या था, उस जगह का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन भी वो अनसीन में रखता है। तो इतने तरह के क्वेश्चन पेपर सेटर आपको बना के देता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लर्निंग आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। शॉर्ट में आपको जाते जाते इस वीडियो में बता रहे हैं।
आप अपनी स्पीक इंग्लिश बढ़ाएं, रीडिंग स्किल बढ़ाएं। स्पीक इंग्लिश इन पीयर ग्रुप में स्पीक इंग्लिश करें। 2-3 लोग मिलकर के ग्रुप बनाकर स्पीकिंग शुरू करें। यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का यूज सीखें। हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बता रहे हैं ताकि आप इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से उपयोग कर सकें। 2-4 लोग बैठ करके बात करें आपस में। टू बिल्ड अ वोकेबलरी एक्टिविटी एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, अपना स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे और हमारी वोकेबलरी की एक्टिविटीज़ बिल्डअप होंगी। यदि आप पीयर ग्रुप में काम करते हैं, 2-4 लोग बैठ करके इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। टू प्रमोट इंटरटेनमेंट इन पीयर ग्रुप में मनोरंजन भी आता है, मज़ा भी आता है और हम सीखते भी हैं। इंग्लिश लर्निंग बहुत अच्छी होती है हमारी। सेल्फ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, आपको यदि खुद को अपना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना है तो ये चीज़ें आप जरूर करें। पीयर ग्रुप में इस तरीके से आप पिक्चर देखें, 4-5 बच्चे बैठ करके आपस में किसी अनसीन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ तो है नहीं। उसको आप पढ़ें, समझें, 3-4 लोग बैठें, कोई स्टोरी है, क्या है, जो भी हम आपको वीडियो बातें बता रहे हैं, बैठ करके आप चर्चा करें। इस तरीके से खड़े खड़े भी कर सकते हैं, टेबल पर बैठ करके कर सकते हैं, कहीं भी आप चर्चा करें। उस टॉपिक जो रीडिंग दिया है उस पर आप चर्चा करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर आपको बता रहे हैं, आप क्लास में इसका उपयोग किया करें। सारे स्टूडेंट्स अपना एक चार्ट बना के रखें क्लास में दीवार पर, इसको कहते हैं वॉल डिजाइनिंग। आप जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जानकारियाँ मिलती हैं, वोकेबलरी मिलती है, एंटोनिम सिनोनिम्स मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं, हमारे वीडियो में कुछ बातें मिली, अगले दिन आप चर्चा करें क्लास में। और क्लास के एक चार्ट पर जो दीवार पर है उस पर आप अपने अपने नाम लिखें और अपनी खास पॉइंट को लिखते चलें। रोज ऐसा एक काम करें आप। हर स्टूडेंट आएगा, इस चार्ट पर कुछ लिखेगा, दूसरा आएगा, दूसरा लिखेगा, तीसरा आएगा, तीसरा लिखेगा। ऐसा आप करें। घर में भी ये 2-4 भाई बहन हैं, ये साथ में 2-4 स्टूडेंट रहते हैं, फ्रेंड हैं, वो भी इस तरह की वॉल डेकोरेशन कर सकते हैं, अपने पॉइंट को नोट कर सकते हैं। पर ये सारे नोट्स इंग्लिश लर्निंग रिलेटेड होने चाहिए भाइयों, और कुछ नहीं। यदि फिर भी आपको बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप अपने टीचर या मैडम, जो भी सर या मैडम है, उनसे डिस्कस करें। वो आपकी सारी क्वेरीज को पूरा कर देंगे। हमारे वीडियोज में हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सारी बातें बता दें। फिर भी कुछ बातें रह जाएं तो आप अपने टीचर से कंसल्ट जरूर करें। थैंक्स, ये वीडियो आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। लाइक करने के लिए इसको जरूर दबाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही सरल है सब्सक्राइब करना। मोबाइल के नीचे लाल कलर से आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको आप टच करेंगे। टच करते ही ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन है, सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल आप दबा दें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो मेरा अपलोड करते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।